Hello class 10 students. Today we will be starting with chapter 4 of geography which is agriculture. अब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप क्लास 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं राइट लेकिन हम हर क्लास में कुछ ना कुछ नया जानते हैं एग्रीकल्चर के बारे में एंड फॉलोइंग द लेगेसी हम इस चैप्टर में भी कुछ नया जानेंगे एग्रीकल्चर के बारे में. सो स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. Okay, so India is an agriculturally important country. ऐसा क्यों कहा गया? अगली ही लाइन में लिखा है कि 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. क्या मतलब हुआ कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि ये असर्शन रीज़न में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि यहाँ पे जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की, जिसको हम अराउंड 66% भी कह सकते हैं, सो इट इज़ डिवोटेड टू या इट इज़ एंगेज्ड इन फार्मिंग. ठीक है, या हम कहें तो एग्रीकल्चर. अब एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है? क्लास 9th में पढ़ा था. दोज एक्टिविटीज़ विच डील विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिविटी. या एक्सट्रैक्शन क्या? डील विद नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं दे कम अंडर primary activity, and agriculture of course is a primary activity which produces most of the food that we consume. ठीक है. अब besides food grain it also produces raw material for various industries. अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क में दे दिया जाए कि agriculture produces raw material for various industries, how can you say that? क्योंकि वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को चलाती है, जूट देती है ना. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये इंडस्ट्रीज़ को वो देती हैं, या हम वुड कहें जो भी फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, है ना. तो ये ऐसे रॉ मटेरियल है जो इंडस्ट्रीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बाकी फूड जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो हम कंज्यूम करते ही हैं. कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज़? तो आप इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं. Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. मतलब एक्सपोर्ट करना मतलब भेजना एक जगह से दूसरी जगह. तो ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, अब जैसे आसाम में टी का प्रोडक्शन होता है तो पूरे इंडिया तक कैसे पहुंचता है? थ्रू एक्सपोर्ट, एंड समटाइम्स इट कैन बी बिटवीन कंट्रीज टू. अब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्योंकि इसमें MCQs भी बहुत सारे मिलेंगे. इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. ठीक है, तो हम इस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. क्या लिखा है? एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बहुत बहुत सालों से चली आ रही है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. एंड ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड significantly depending upon the characteristic of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. बहुत important. तो अब जैसे जैसे साल बढ़ते जा रहे हैं, हम जो भी हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही है उसमें हम एडवांसमेंट्स ला रहे हैं, राइट. और धीरे धीरे करके वो ड्रास्टिकली चेंज भी हो रहे हैं. जैसे पहले हम क्या यूज़ करते थे? हम सिंपल टूल्स यूज़ करते थे, है ना, प्लो वगैरह. अब क्या है? ट्रैक्टर्स आ गए हैं. अब धीरे धीरे फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स आ रही है जिसमें बिल्कुल भी लेबर यूज़ नहीं होता है. तो धीरे धीरे करके हमने क्या की? एडवांसमेंट की. और ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं फिज़िकल एनवायरनमेंट पे, कैसा फिज़िकल एनवायरनमेंट है वहाँ का, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पे, और सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस पे. इन सब पे डिपेंड करता है. ठीक. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कॉमर्शियल टाइप. ये दो तरह की हमारी फार्मिंग होती हैं, सब्सिस्टेंस और कॉमर्शियल टाइप. दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे. एंड एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. This type of farming is still practiced in few pockets of India. मतलब few pockets of India मतलब बहुत 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 कम जगह. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and the family community labor.
This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil, and suitability of other environmental conditions to the crops grown. क्या मतलब हुआ, बहुत ज़्यादा एक बार में पढ़ दिया। क्या मतलब हुआ कि ये जो है, सबसे पहली बात तो यह बहुत कम जगह यूज़ होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा ये डिफरेंस बहुत आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए, प्रिमिटिव, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि प्रिमिटिव जो होती है वो बहुत कम जगह यूज़ होती है। इंटेंसिव जो होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होती है। अगला पॉइंट, ये छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड में होती है और प्रिमिटिव टूल्स के साथ होती है, जैसे हमने पढ़ा हो, डाउ या डिगिंग, मतलब प्रिमिटिव टूल से, पुराने जो हम यूज़ किया करते थे उन टूल से होती हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स, अच्छा ये जो होती है ये ज़्यादा हम कैपिटल वाली नहीं होती है, इस पर जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ वैसी नहीं होती है जैसे अब होने लगी है कि HYV सीड्स आ गए हैं और इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, वैसे नहीं होती है। इसमें सारी जितनी भी आपकी इरिगेशन से रिलेटेड काम है सब मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। और नेचुरल फर्टिलिटी, कोई कुछ मैन्योर फर्टिलाइज़र कुछ नहीं, जो नेचुरल फर्टिलिटी है उस सॉइल की उस पर डिपेंड करते हैं। एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन, मतलब जैसी जैसी कंडीशंस होती जाएंगी, क्लाइमेट ह्यूमिड हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, जो भी कुछ हो रहा है नेचुरली उसी पे सारे फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। अब बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन, इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न पढ़ा है कुछ 9th में, याद आ रहा है, झूमिंग कल्टिवेशन है ना, या झूम कल्टिवेशन जिसे हम कहते हैं। अब ये क्या होता है, फार्मर्स क्लियर, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आता है कि एक्सप्लेन स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, वो आपको झूमिंग भी नहीं देंगे, आपको पहचानना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं। फाइन, so farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shifts and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural processes. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs. It is known by different names in different parts of the country. क्या कह गया, स्लैश एंड बर्न क्यों बोलते हैं, चलिए 9th का थोड़ा सा रिविजन करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास इतना लैंड है, ठीक है। अब यहाँ से कोई पर्सन एंटर किया, ठीक है, फार्मर के पास इतना लैंड है। अब उसने क्या किया, उसने इतने पैच में जितने भी ट्रीज़ थे सबको काट दिया। अब जब सबको काट दिया तो सब क्या हो गए, सब जल गए, है ना। क्या बन गए, उससे ऐश बन गए, ठीक है भाई, यहाँ पे ऐश हो गई। अब इसी ऐश से ही उस सॉइल को मिलेगी फर्टिलिटी। अब ये जो फर्टिलिटी मिली है इसी सॉइल पे वो लोग उगाएंगे अपनी अगली क्रॉप। फाइन, अब क्या हुआ, यहाँ क्रॉप उगाई, थोड़े सालों तक ऐसे ही किया। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो हमारी फर्टिलिटी थी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। अब क्या किया फार्मर ने, अब सोचा कि अब हम कहीं और चलेंगे, ठीक है। अब इतना हो गया, अब वो अगले पार्ट में गया, अब उसने यहाँ पे वही सेम प्रोसेस किया, इसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो गई तो यहाँ पे वही प्रोसेस किया, ऐसे ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो फार्मर्स ने क्या किया, पैच ऑफ लैंड को क्लियर किया, कैसे, उन ट्रीज़ को काट करके और बर्न करके सीरियल्स प्रोड्यूस किए। उसके बाद जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो गई तो फिर से फार्मर एक नए पैच ऑफ लैंड में शिफ्ट कर गए, और इससे क्या होता है, इससे जो पहली वाली जो हमारा लैंड था उस पर फर्टिलिटी रिप्लेनिश हो जाती है। और कैसे होती है, नेचुरल प्रोसेसेस से होती है। हम यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे, वो अपने आप ही वो अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर लेगा।
Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern inputs, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि झुमिंग से कहाँ कहाँ जाने जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, पामलव इन मणिपुर, डीपा इन बस्तर, छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार। अब इसके लिए आप कोई निमोनिक बना सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो लर्न करना इसको थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बट आप इसका कोई निमोनिक बना सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं इसका कोई ट्रिक निकाल करके आपको ज़रूर बताऊंगी कि इसको कैसे लर्न करना है। साथ ही साथ इंटरनेशनली भी इसको जाना जाता है, इसको मिल्पा नाम से जाना जाता है मेक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में, कोनिको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मासोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदांग इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। लाइकवाइज हमारा इंडिया में इसको किस किस नाम से जाना जाता है, बेवाड़ या दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामा डाबी और कोमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बहुत बच्चे गलत करते हैं और मार्क्स डिडक्ट होते हैं। उड़ीसा कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वालत्रे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरवा इन झारखंड एंड झुमिंग in the northeastern region. Rinjha lived with a family in a small village at the outskirts of Diphu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation, and she often helps them in irrigating the field with water running through a bamboo canal from nearby spring. She loves the surrounding and wants to stay here as long as she can, but this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family's search for a fresh patch of land in the next season. अब रिंझा जो है, जैसे जैसे देखिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में जो भी मेथड्स होते हैं सब इधर दिखा दिए गए। अब इसकी फैमिली आसाम में वही प्रैक्टिस करती है, स्लैश एंड बर्न, और शी इन्जॉय सीइंग देम। क्या वो एक लैंड को क्लियर कर रहे हैं, काट रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, उसके बाद वो इरिगेट करवाती है। कैसे करवाती है, कोई ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगा है, एक बैम्बू कैनाल है जो कहाँ से कनेक्टेड है, थ्रू अ नियर बाय स्प्रिंग, वहाँ से पानी आता है। लेकिन शी इज़ नॉट श्योर वो यहाँ पर कब तक रहेगी। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता है ना सॉइल की फर्टिलिटी कब तक रहेगी। एक बार सॉइल की फर्टिलिटी गई सो दे विल मूव ऑन टू अ न्यू लैंड। तो बस दिस इज़ फॉर टुडे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इफ़ यू वांट एनी चैप्टर टू बी एक्सप्लेन्ड स्पेसिफिकली देन ऑल्सो डू कमेंट सो दैट वी नो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।